देखो बच्चों, अपना थोड़ा ग्रेविटेशन बच रहा है, उसको अपन जरा समापन की ओर अग्रसर करते हैं, खत्म करते हैं अपन उसको। देखिए देखो क्या है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में कहाँ तक पढ़ा था बच्चा हमने? जी इफेक्टिव पढ़ा था। यस यस। ग्रेविटेशन तो छोटा ही चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। जी इफेक्टिव हमने पढ़ लिया था, है ना? तो हमने देखो अर्थ की सरफेस पे अर्थ का रोटेशन का इफेक्ट पढ़ लिया, है ना? हाइट पे जाते हैं तो जी कैसे होता है वो लिख दिया, डेप्थ पे जाते हैं तो जी क्या होता है वो हमने लिख दिया। ठीक है। अब देखो बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो बेटे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में वही रिलेशन होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में होता है, यानी कि माइनस इंटीग्रल ऑफ आई डॉट डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। जैसे कोई एम मास का पार्टिकल है, इसकी वजह से हमें क्या करना है? बेटे मेरी आवाज धीरे आ रही थी पहले, अब ठीक आ रही है? ओके। देखो, एम मास का पार्टिकल है, आर डिस्टेंस पर मैं पोटेंशियल लिखना चाहता हूँ इन्फिनिटी को रेफरेंस मानते हुए, तो ये एक्सप्रेशन यूज करूंगा। अब इंटेंसिटी की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? वो हो जाएगी माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर। माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर ये लिखेंगे बच्चों। मैं ये माइनस साइन क्यों लगाया इंटेंसिटी में? क्योंकि ये रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में, और डी आर को तो डी आर ही लिख दो, और इन्फिनिटी से आर लिमिट पुट कर दो। माइनस और माइनस कैंसिल होकर के प्लस हो जाएगा, जी एम बाहर आ गया, डी आर बाई आर स्क्वायर फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। तो ये हो जाएगा जी एम, डी आर बाई आर स्क्वायर को लिखेंगे माइनस वन बाई आर, इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, माइनस जी एम वन बाई आर माइनस वन बाई इंफिनिटी। तो पोटेंशियल की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे? माइनस जी एम बाई आर। देखो बेटे, पोटेंशियल के फॉर्मूले में यहाँ पर एक माइनस साइन आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला हमने देखा था एक पॉइंट चार्ज की वजह से? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला था, हमने देखा था के क्यू बाई आर। वहां पे कोई माइनस साइन नहीं आता, क्योंकि वहां पर चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव हो जाता था, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, whereas a positive mass produces intensity of gravitational field in inward direction। ठीक है। इन्फिनिटी से आर क्यों बेटे? क्योंकि इन्फिनिटी ही रेफरेंस पोजीशन है, तो जो भी रेफरेंस पोजीशन होती है वहां से आर तक इंटीग्रेट हमको करना होता है। ठीक है। इन्फिनिटी को ही रेफरेंस पॉइंट मानते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखने के लिए। यहां भी आप सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो। कैसे? जैसे अगर मान लीजिए M1 M2 M3 ये कुछ पार्टिकल्स हैं, और एक पॉइंट है P जो कि M1 से R1 डिस्टेंस पे है, M2 से R2 डिस्टेंस पे है, और M3 से R3 डिस्टेंस पे।
तो पी पॉइंट का पोटेंशियल अगर आपको लिखना है तो सबकी वजह से इंडिपेंडेंटली लिख करके उसको स्केलर के तरीके से ऐड कर दो, माइनस GM1/R1 माइनस GM2/R2 माइनस GM3/R। दिस इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट इसकी क्या होती है? जूल पर केजी। एसआई यूनिट इज जूल पर केजी। कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए डायरेक्टली एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन लिख करके उसको ऐड कर दो। क्या ये बात समझ में आती बच्चों सबको? अगले पेज पे चलें भाई। ओके ओके, नोट कर लो। वाई माइनस इनसाइड इंटीग्रेशन। पहली स्टेप में इंटीग्रेशन के अंदर माइनस का क्या मतलब है? दिस माइनस मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे। आ, देखो ये नेगेटिव साइन तो डेफिनेशन में आता ही है। बाहर वाला नेगेटिव साइन क्यों है? बिकॉज आई वेक्टर इज इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, IDR cos 180 ऐसे भी लिख सकते थे आप, ऐसा भी कर सकते थे। DR is not inwards. No, no, no. DR is not inwards, bete. DR is outwards, definitely. हम DR को आउटवर्ड मान के ही लिखते हैं। लिमिट्स टेक केयर ऑफ दैट थिंग।
नोट कर लिया बच्चों? ओके, तो ये बात हुई पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट पार्टिकल की वजह से, है ना। अब जैसे पोटेंशियल ड्यू टू रिंग लिख दें, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एट इट्स एक्सिस, ये रही रिंग, और ये उसका एम मास की रिंग है, आर इसकी रेडियस है, और सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर हमको इसका पोटेंशियल लिखना। कैसे लिखेंगे? पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स। वाई? Because if we join all points on the circumference of the ring where mass is present to this point right on the axis, all the points are at a distance of under root of r square plus x square, ऐसा कोन शेप जैसा मिलेगा, और जो रिंग के डिफरेंट पार्ट्स और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो उस कोन की स्लैंटेड लेंथ के बराबर मिलेगा, और वो स्लैंटेड लेंथ कितनी आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली एक छोटे से मास की वजह से माइनस जी डी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर दूसरे डीएम मास की वजह से फिर से माइनस जी डी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर बाकी उसकी वजह से वापस से माइनस जी डी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा होता चला जाएगा। तो ये करते 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 क्या हो जाएगा? माइनस जी बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डीएम ऐड होकर के एम हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? देखो रिंग की वजह से क्या होता है, के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर आप याद करो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एट इट्स एक्सिस, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स। बस के की जगह जी, एम की जगह क्यू, और एक माइनस साइन और आता है ना। पोटेंशियल ड्यू टू hollow sphere, एम मास का स्फेयर, आर इसकी रेडियस,
small r distance from center, तो potential when small r is less than capital R, यानी inside the sphere, वो हो जाएगा माइनस GM/R. Potential at small r greater than capital R, यानी outside the sphere. ये अब कैसे आई है मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, है ना। ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वाली जो हमारा ज्ञान है उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। यहाँ V वर्सेस R का डायग्राम आप बनाओगे तो कैसा बनेगा, पहले कांस्टेंट रहेगा सेंटर से लेकर के कहाँ तक, सरफेस तक, और फिर उसके बाद कैसे, दिस इज माइनस GM/कैपिटल। नेगेटिव साइन है इसलिए ग्राफ को पूरा नीचे बना दिया गया है। अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट, इंटेंसिटी 0, ये समझ में आया भाई सबको। Okay, now we move on to next page and we write potential due to solid sphere. सॉलिड स्फीयर की वजह से पोटेंशियल कैसे लिखें भाई, रेडियस इसकी है कैपिटल R, स्मॉल r is distance from the center of the sphere. तो पोटेंशियल एट R लेस देन कैपिटल R हो जाएगा माइनस GM/2R³ इंटू 3R² माइनस R², और पोटेंशियल एट R ग्रेटर देन कैपिटल R हो जाएगा माइनस GM/स्मॉल r. If you draw graph, it will be something like this. स्मॉल r को 0 रख दो तो -3GM/2R यस। उसके बाद स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल, ये पोटेंशियल।
सरफेस पर स्मॉल आर को कैपिटल आर रख दो तो माइनस GM बाई। देखो यहाँ भी वही होगा, ऑन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी। This is parabola, yes, very good. This is parabola, and afterwards it is right. नोट कर लिया ये बच्चों सबने? अब पोटेंशियल की मदद से हम पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं। वो हो जाएगी मास इनटू पोटेंशियल। क्या हो जाएगी? मास इनटू पोटेंशियल। ये किसकी पोटेंशियल एनर्जी है? दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी of a particle of mass m of a system which consists of a u. This is u. ये w कहाँ से नजर आ रहा था? अच्छा खासा तो u बनाया। Gravitational potential energy of a system which consists of a particle of mass m and a source mass due to which potential is v. हाँ? जैसे एक कोई हमसे कहे साहब एक रिंग है ना,
और रिंग का मास है m और रेडियस है r और इसके सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पर एक पार्टिकल रखा हुआ है स्मॉल m मास का। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिख, क्या हो जाएगी, पार्टिकल का मास इनटू रिंग की वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल। ये ऐसी पोटेंशियल एनर्जी इसकी। इस पोटेंशियल एनर्जी का कई लोग कहेंगे साहब इसका यूज क्या है। इसका यूज ये है बेटे, जैसे अगर कोई हमें इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले कि मान लो कोई हमसे कहे ये m मास की रिंग है, r इसकी रेडियस है, ये फिक्स रिंग, और इसके एक्सिस पर सेंटर से √3r डिस्टेंस की दूरी पर एक स्मॉल m मास के पार्टिकल को मैंने क्या किया, इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। तो हमें पता करना है फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड बाय दिस। When it crosses the center of the ring। तो कैसे करेंगे इसको बेटे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है तो एनर्जी कंजर्व कर दो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, मास इनटू पोटेंशियल माइनस gm अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, मास इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस gm बाई कैपिटल R प्लस हाफ m d। तो ये आ जाएगा माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाई 2r इक्वल टू माइनस gmm बाई r प्लस हाफ m d। m से m कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर बाई 2 किसके बराबर आ गया, gm बाई r माइनस gm बाई 2r। तो ये आ जाएगा gm बाई 2r, v की वैल्यू आ जाएगी √gm बाई r। ये देख लो जरा बच्चा, समझ में आया।
हाँ बच्चों नोट कर लिया। कोई डाउट इसको किसी में भेजो। प्रीवियस पेज, ये रहा प्रीवियस पेज। अगले पेज पे चले बच्चों। देखिए, अच्छा इस सवाल में इतना सा मॉडिफिकेशन अगर मैं कर दूं कि मान लो रिंग का मास बना दूं 2m, पार्टिकल का मास बना दूं m, रिंग की रेडियस रख दूं r, और ये वाली डिस्टेंस रख दूं √3r, और सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। Find the speed acquired by both of them when particle reaches the center of the ring. Now ring is also free to move. Now ring is also free to, पहले रिंग को फिक्स कर रखा था, अभी रिंग भी चल रहा है। यस यस, देखो बेटे क्या है, इस कॉन्फ़िगरेशन से फाइनली सिस्टम आएगा तो इसी तरह की कॉन्फ़िगरेशन। ये मास m की वेलोसिटी कुछ v मान लेते हैं, और ये रिंग की वेलोसिटी v डैश मान लेते हैं, और रिंग will also acquire certain velocity. Can we apply energy conservation? Yes, on the system energy conservation can be applied. So mechanical energy conservation on system, तो वही इक्वेशन बनेगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। नाउ व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? पार्टिकल का मास इनटू पोटेंशियल, तो माइनस gm अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस 3। ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, रिंग की है या पार्टिकल की है?
ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी है बच्चों, रिंग की है या पार्टिकल की? सिस्टम, सिस्टम की है, दिस इज ऑफ सिस्टम, सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ रिंग एंड द पार्टिकल। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम की ही होती है ना? ये म्यूचुअल प्रॉपर्टी होती है, अकेले की नहीं होती, कभी सिस्टम की ही होती है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, m इंटू माइनस जी एम बाई कैपिटल आर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, अब दोनों की के पास स्पीड आ चुकी है तो दोनों की एनर्जी लेनी पड़ेगी। पार्टिकल की वेलोसिटी तो v मानी है तो हाफ एम बी स्क्वायर, रिंग की वेलोसिटी b डैश मानी है तो हाफ एम बी डैश का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई टू आर इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई आर टू एम, यस, प्लस हाफ टू एम, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ टू एम बी डैश का। ये स्मॉल एम से हर जगह से स्मॉल एम आप कैंसिल करना है, इसको इधर ले आए तो ये जी एम बाई टू आर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई प्लस बी डैश स्क्वायर। ये एक इक्वेशन ऐसी। देखो दो वेरिएबल हैं बी और बी डैश, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैसे, सेकंड इक्वेशन फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन, वेरी गुड। देखो ये वाली टर्म कैसे आई, पार्टिकल का मास लिख दिया और रिंग की वजह से पोटेंशियल लिख दिया है ना, इस कैपिटल एम को हम टू एम रख देंगे, दिस कैपिटल एम कैन बी रिप्लेस बाय टू एम, राइट। अगली इक्वेशन लीनियर में देखो, क्योंकि सिर्फ यही दो पार्टिकल हैं आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे नहीं लग रहा, तो लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑन दिस सिस्टम। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन सिस्टम कैसे करेंगे, टू एम बी डैश, ये रिंग का राइट में मोमेंटम, माइनस एम बी पार्टिकल का लेफ्ट में मोमेंटम, और शुरू में दोनों का जीरो था, तो यहाँ से टू बी डैश को बी लिख सकते हो, ये दूसरी, मतलब v की जगह टू बी डैश सब्सिट्यूट कर दें, तो सब्सिट्यूट v in terms of b dash in equation 2। तो क्या आ जाएगा बेटे, तो जी एम बाई टू आर वन बाई टू वी स्क्वायर को रख देंगे फोर बी डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर, तो जी एम बाई टू आर की वैल्यू बराबर आ जाएगी टू बी डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर, तो जी एम बाई टू आर इक्वल टू थ्री बी डैश स्क्वायर, या बी डैश की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट जी एम बाई
6 और v आ जाएगा 2v डैश के बराबर 2gm/। क्या है बात समझ में आई बच्चों? कैपिटल M इक्वल टू 2m, यस, तो यू कैन सब्स्टिट्यूट कैपिटल M/2m तो आ जाएगा अंडर रूट 4gm/। प्रीवियस पेज, यस प्रीवियस पेज दिखा दो। देखो भाई, एक बार फिर से बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। देखो बेसिकली क्या होगा, ये रिंग इस पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा, पार्टिकल रिंग पे फोर्स लगाएगा, रिजल्टेंट फोर्स रिंग पे भी ऐसे ही आ जाएगा। रिंग पार्टिकल दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करने लगेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि पार्टिकल रिंग के सेंटर पे पहुंच जाएगा। तब तक हमने मान लिया पार्टिकल के पास वेलोसिटी है v और रिंग के पास वेलोसिटी तब तक आ चुकी है v डैश। पार्टिकल और रिंग के सिस्टम को मान करके इस पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया, तो क्या आ गया 2mv डैश। शुरू में मोमेंटम जीरो था, बाद में भी जीरो रहना चाहिए। 2mv डैश माइनस mv इक्वल टू 0 प्लस 0, 2v इक्वल टू v डैश। ये इक्वेशन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑन पार्टिकल प्लस सिस्टम। कब लगाते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन? जब f एक्सटर्नल 0। और ये वाली इक्वेशन कौन सी लगाई? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ये कब लगाते हैं? जब कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क नहीं हो रहा। यहाँ पे वर्क किस फोर्स का हो रहा है? सिर्फ इनके इंटरनल ग्रेविटेशनल फोर्स का ही वर्क हो रहा है, विच इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, एंड दैट हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट बाय राइटिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियली कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, इसलिए 0 प्लस 0 पोटेंशियल एनर्जी मास इनटू पोटेंशियल के फॉर्मूले से लिख दिया।
तो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करके आंसर आ गया। देखो जैसे कोई हमसे कहे कि ये अर्थ है, कैपिटल एम मास है, इसका आर रेडियस है, ठीक है। अर्थ की सरफेस से 2r हाइट तक एक पार्टिकल को लेकर जाने में, एम मास के पार्टिकल को 2r हाइट तक लेके जाने में, स्लोली लेके जाने में किसी एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा इन मूविंग अ पार्टिकल ऑफ मास m slowly from the surface of the earth to a height 2r above earth's surface। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? वर्क डन बाय एक्सटर्नल को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर लिख सकते हैं, सिंस काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज हो नहीं रहा। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ऐसा लिखते हैं। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? m इंटू माइनस जी एम बाई 3r माइनस m इंटू माइनस जी एम बाई, ये आ जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई, आ जाएगा 2 GM बाई। ध्यान दो ये जो 2 GM/3r है, इसको आप कैपिटल आर से मल्टीप्लाई करो, कैपिटल आर से डिवाइड करो, और ये जो GM/r² बनेगा इसको G0 लिख दो, तो 2/3 mg0r। देखो बाहर वाले पॉइंट का जब पोटेंशियल माइनस GM/r लिखते हैं तो स्मॉल आर कहाँ से नापते हैं बेटे? सेंटर से नापते हैं, राइट। अच्छा कुछ लोग ऐसा तो नहीं सोच रहे सर mgh फॉर्मूले से करो ना, आप क्या कर रहे हो? सीधा लिखो mg2r। mgh not applicable due to change in g। very good बेटे।
FGH फॉर्मूला जो है वो सिर्फ तभी लगता है जबकि जबकि बहुत कम हाइट हो, बहुत कम इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, है ना, सो दैट स्मॉल g को यूनिफॉर्म माना जा सके। मतलब जैसे 100 200 500 मीटर, है ना, लेकिन यहाँ पर देखो मैंने कितनी हाइट पे भेजना चाहता हूँ उसको, जरा तुम ध्यान दो, 2 times ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ। इतनी हाइट के लिए तो भैया अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल ही एप्लीकेबल नहीं है ना। 12,800 किलोमीटर की हाइट पे ले जाना चाहिए वो, कैसे ही परफॉर्म। कोई हमसे कहे 200 मीटर ऊपर लेके जाना है, बताओ, हाँ, एक ग्राउंड फ्लोर से उठा करके अपने बिल्डिंग के 15th फ्लोर तक लेके जाना है, ठीक है, चल जाएगा। बुर्ज खलीफा तक भी जाना है तो कोई कोई दिक्कत नहीं, वो भी चल जाएगा, है ना। हमने बताया था भाई ज्यादा हाइट नहीं, जी में परसेंटेज चेंज क्या आता है, बहुत कम आता है ना? 1% भी चेंज लाने के लिए, जी में 1% भी चेंज लाना है आपको, तो कितनी हाइट पे जाना पड़ता है, 32 किलोमीटर की हाइट पे जाना पड़ता है ना, फॉर 1% चेंज। तो 32 किलोमीटर छोड़ो, 500 मीटर तक तो जी को कांस्टेंट मान ही सकते हो, लेकिन यहाँ तो कुछ ज्यादा ही है। खैर, ये समझ में आ गया सबको। अब हम बात करेंगे किसकी बच्चों, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, इट इज मिनिमम स्पीड that must be provided particle from surface of a plane so that the particle reaches in। और ऑफ कोर्स इंफिनिटी पे पहुंच गया, इसका मतलब क्या है, प्लैनेट का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जीरो हो गया, और प्लैनेट का ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जीरो हो गई, यानी अब वो पार्टिकल वापस भी नहीं आए। तो उसके लिए जो मिनिमम स्पीड देनी पड़े उसको क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी। जैसे अगर कोई हमसे कहे कि साहब एक m मास का प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट हो सकता है, अर्थ ही है, उसके लिए आप एस्केप वेलोसिटी निकालो, कहाँ से फेंकना चाहते हैं, अर्थ की सरफेस से फेंकना चाहते हैं, कितनी वेलोसिटी से फेंकें, सो दैट द पार्टिकल एस्केप्स टू इट। क्या करें, सरफेस से इंफिनिटी तक एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें। तो सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी प्लस सरफेस की काइनेटिक एनर्जी,
इक्वल टू इन्फिनिटी की पोटेंशियल एनर्जी प्लस इन्फिनिटी की काइनेटिक। सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, m इंटू माइनस जी एम बाई कैपिटल आर। सरफेस की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। इन्फिनिटी की पोटेंशियल एनर्जी जीरो। और इन्फिनिटी पर काइनेटिक एनर्जी भी हम चाहते हैं कि जस्ट पहुंच जाए, ऐसे बिल्कुल बैंड बाजे के साथ ना पहुंचे, बस चुपके से पहुंच जाए, मतलब बस पहुंच गया, ठीक है। तो जस्ट पहुंचा दिया अपन ने, तभी तो ये मिनिमम मिलेगा, है ना। भाई जितना ज्यादा वेलोसिटी से तुम यहाँ फेंकोगे इन्फिनिटी पर, उतने ही बैंड बाजे के साथ पहुंचेगा। हम चाहते हैं कि कम से कम वेलोसिटी, तो यानी जस्ट पहुंच, वेलोसिटी जीरो हो जाए, तभी मिनिमम वेलोसिटी आएगी। इन्फिनिटी पर जीरो मानोगे तभी यहाँ पर मिनिमम आएगी। तो ये m से m कैंसिल हो गया, b मिनिमम की क्या वैल्यू आ गई, अंडर रूट 2gm बाई कैपिटल। यस, इसको आप कैपिटल आर से मल्टीप्लाई करो, कैपिटल आर से डिवाइड कर दो, तो रूट 2g0 इंटू आर। देखो वैसे तो कैपिटल आर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या है, एग्जामिनर्स को इस तरह की स्टंटबाजी बहुत पसंद आती है ना, बच्चों के मजे लेते हैं, आंसर इस फॉर्म में लिख देंगे। कुछ बच्चे सोच रहे हैं अरे यार इसमें कैसे कन्वर्ट करें, तो इसलिए इसके घबराने की बात नहीं। इसमें सब में अर्थ का मास, रेडियस वगैरह सब चीज अगर तुम पुट करते हो तो ये वैल्यू कितनी आती है, ये अपन ने बचपन में याद करी होगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ का फॉर्मूला। दिस इज वी एस्केप फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अच्छा देखो बेटे, इस एस्केप वेलोसिटी में, ये एस्केप वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। Escape velocity does not depend on direction of, ये बात समझ में आती है, मतलब पार्टिकल को अगर टेढ़ा मेढ़ा भी फेंकेंगे तो एनर्जी इक्वेशन तो यही बनेगी ना। ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, एनी डाउट्स अप टू दिस पार्ट। बिकॉज देखो आपको सेम स्पीड ही प्रोवाइड करनी पड़ रही है, तो इट डज नॉट मैटर। सर इज दिस द वेलोसिटी विद व्हिच रॉकेट्स आर लॉन्च, नो, नो, रॉकेट्स आर नॉट लॉन्च विद दिस वेलोसिटी। बट रॉकेट्स को हमें इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थोड़ी भेजना होता है, ठीक है। डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ लॉन्च व्हीकल इज दैट, whether it is a GSLV or a PSLV. GSLV is geosynchronous launch vehicle. PSLV is polar satellite launch vehicle. है ना? And yes, rocket has
नो नो नो, सी वी डोंट वांट टू सेंड, पहली बात रॉकेट्स को आपको इन्फिनिटी पे नहीं भेजना होता, रॉकेट्स को किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे ही भेजना होता है, ठीक है। हाँ, अब वही वही बात है कि व्हाट इज द पर्पस, फॉर व्हाट पर्पस यू आर डूइंग इट। तो द पॉइंट इज, एंड अगेन रॉकेट्स हैव कैपेबिलिटी, मैकेनिज्म इन प्लेस, जिससे वो क्या है, when required they can increase their speeds also by separating, वो कई सारे मॉड्यूल्स में मिलकर के बना हुआ होता है रॉकेट, है ना। कुछ गैसेस फिल्ड होती हैं जो इजेक्ट होती जाती हैं, जो कि उसको लगातार एक्सेलरेट करते जाती हैं। फिर उसकी क्या है, मॉड्यूलर टाइप की डिजाइन होती है, डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, तो अलग अलग हाइट पे जाकर के अलग अलग मॉड्यूल्स को अलग होते हैं। हाँ, यस, बिल्कुल, जैसे कि क्या है, मान लो आपको मून पे कोई मिशन भेजना है, तो देन अगेन देखो वैसे क्या है, इतना मतलब इट इज नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। अपन तो क्या है, सिर्फ अर्थ, ये अपन ने एक तरह का मॉडल माना, अपन ने क्या माना, अर्थ, बेटे देखो हमने तो क्या माना कि अर्थ है, फिर और कोई फोर्स नहीं लगा रहा। लेकिन तुमने ऐसे देखा होगा कि भाई क्या है, अर्थ से जब भेजा जाता है ऑब्जेक्ट को, तो मिशन ऑन मून या मिशन ऑन मार्स की तुमने बात करी होगी, तो क्या होता है कि वो मतलब ऐसा नहीं सीधा स्ट्रेट नहीं जाता, वो ऐसे स्ट्रेट जाकर के फिर रिवॉल्व करता है, फिर जाकर के वो अपनी धीरे धीरे अपनी ऑर्बिट की रेडियस को बढ़ाता है। इट इट इज समथिंग लाइक दिस, है ना। एक जो मॉडल होता है वो कैसा होता है कि लेट्स से हियर यू हैव अर्थ, एंड लेट्स से एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ यू हैव मून। तो क्या होगा, वो रॉकेट हमारा जाएगा अर्थ से बाहर बाहर, फिर बाहर जाकर के वो ऐसे रिवॉल्व करने लगते हैं। अच्छा, रिवॉल्व करने के लिए उसको कोई फ्यूल की जरूरत नहीं है ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की मदद से रिवॉल्व कर रहा है आराम से। फिर एक समय पे क्या करता है, वो कोई थ्रस्टर्स लॉन्च करता है। थ्रस्टर्स आर नथिंग बट अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स से वो एक ऑब्जेक्ट को फेंकता है। तो जैसे ही अब फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को फेंकता है, तो क्या होता है, नॉट हेयर, वो थ्रस्टर्स को यहाँ कहीं पे लॉन्च करेगा, इस जगह। अपोजिट डायरेक्शन में फेंका तो इधर की तरफ उसकी स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है तो क्या होता है, उसका ऑर्बिटल रेडियस बढ़ जाता है। फिर वापस से उसका ऑर्बिटल रेडियस और बढ़ गया, फिर से उसने थ्रस्टर्स लॉन्च की, ठीक है। फिर वापस से यहाँ पे थ्रस्टर लॉन्च किए और स्पीड बढ़ गया, तो धीरे धीरे अर्थ से दूर जाता जा रहा है और दूसरे प्लैनेट पे या मून के पास आता जा रहा है। और फिर वहां पर जाकर के क्या है, वो एंटी थ्रस्टर लॉन्च करेगा। एंटी थ्रस्टर मतलब उसकी स्पीड कम होगी, उसकी स्पीड कम होगी तो क्या होगा, फ्रॉम अर्थ्स ऑर्बिट इट विल एंटर इनटू द ऑर्बिट ऑफ अदर प्लैनेट। फिर एंटी थ्रस्टर लॉन्च करेंगे तो स्पीड उसकी कम होगी, है ना, कम होते होते वो प्लैनेट के पास में आता जाएगा। फिर देन वो और भी कई सारी मैकेनिज्म उसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जैसे देखो, जब आप ऐसे बहुत दोनों प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से दूर होते हो ना, तो हैंडलिंग बिकम्स इजी बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर। लेकिन जब किसी दूसरे प्लैनेट के पास में जाते हो तो क्या है, एटमॉस्फेयर वगैरह की वजह से प्रॉब्लम तो होती है। देन टू मेक ए सॉफ्ट लैंडिंग वो कुछ अलग अलग मैकेनिज्म इंस्टॉल्ड होते हैं।
तो एक्चुअल में ऐसे काम करता है। हम बहुत सिंपल सा मॉडल लेके चल रहे हैं। हमने तो जब √2 GM/r कैलकुलेट किया तो हमने क्या माना, और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और किसी का ग्रेविटी नहीं है। हाँ, बट देन सी द हाई पावर थिंग, कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इज मोर, you will need more fuel and everything, right? मून पे एटमॉस्फेयर नहीं होता। मून की अच्छी बात क्या है, मून पे तो एटमॉस्फेयर होता ही नहीं है। तो फॉर मून इट इज ओके। मार्स की डिस्टेंस भी तो बहुत ज्यादा है ना बेटे। मून तो ये रहा, चांद ज्यादा दूर थोड़ी है अर्थ से, मार्स तो बहुत दूर है ना। नहीं, मार्स पे वैसे तो इंडिया भी पहुंचा है ना। मिशन ऑन मार्स इंडिया ने भी किया है। पहली बार में ही सक्सेसफुली अपन मार्स तक पहुंच गए थे, राइट। भूख लग रही है क्या तुमको? यस। कैन बी लॉन्च ए रॉकेट फ्रॉम अर्थ टिल नेपच्यून। अरे भाई, अभी मार्स वार्स तक तो ठीक से एक्सप्लोर करने दो तुम, नेपच्यून तक क्या पहुंचा? कैन बी लॉन्च ए रॉकेट फ्रॉम अर्थ टिल नेपच्यून। कितना डिस्टेंस होगा यार अर्थ से नेपच्यून का, आई डोंट नो। देख सकते हो तुम कितना डिस्टेंस है, और जनरली क्या स्पीड्स होती हैं, तो वहां तक पहुंचने में कितने कितने सालों लग जाएंगे। मेरे ख्याल से 1.5-2 साल तो। 1.5-2 साल तो मिशन ऑन मार्स को ही लग गए थे, है ना। यार ये पता नहीं भैया मेरे को। एक बच्चा पूछ रहा है हनुमान जी की इतनी वेलोसिटी लगी होगी सन तक पहुंचने के लिए। वेलोसिटी का पता नहीं, लेकिन इतने हाई टेम्परेचर तक कैसे पहुंचे होंगे, ये भूल गए। खैर देखो बच्चों, तो क्या है, ये मुद्दे की बात कुछ ऐसी है। तो अब जैसे क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, तो हमसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो ऐसा है, मान लो जैसे अर्थ की डायमीटर के अलोंग एक टनल बना दिया गया, और हमसे पूछ रहे हैं कि भाई
बताओ सेंटर ऑफ द अर्थ से किस वेलोसिटी से एक पार्टिकल को लॉन्च किया जाए कि वो इंफिनिटी तक पहुंच जाए। सेंटर ऑफ द अर्थ से कितनी वेलोसिटी से उसको लॉन्च किया जाए सो दैट इट रीचेस इंफिनिटी। तो हम क्या करें, सेंटर ऑफ द अर्थ से इंफिनिटी तक एनर्जी कंजर्वेशन कर दें। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। So initial potential energy, if I write the particle का mass into initial kinetic energy will be final potential energy will be zero, final kinetic energy is also zero. तो V की वैल्यू आ जाएगी √3 gm by है ना। इतनी स्पीड से फेंकना। अच्छा एक बात बताओ कि if the particle is projected with the speed calculated in part 1, find its speed at the surface। क्या आंसर होगा इसका बच्चों? बिना बिना ज्यादा कॉपी पेन चलाए सीधे आंसर बता सकते हो। व्हाट विल बी द आंसर टू दिस प्रॉब्लम? कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं है, इसमें सीधे ही बता सकते हैं। इट विल बी √2 gm/r। यस, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। ये बात समझ में आई बच्चों? देखो आपने बेसिकली क्या किया है यहाँ पे, टोटल एनर्जी को जीरो कर दिया और टोटल एनर्जी तो कंजर्व्ड है। अगर सेंटर पे जीरो है, सरफेस पे भी जीरो है, इन्फिनिटी पे भी जीरो है, और सरफेस पे एनर्जी अगर जीरो करूंगा तो यही तो मिलेगा मेरे को। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है इस इक्वेशन में, सरफेस पे एनर्जी को जीरो किया, तो आंसर वही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चों?
ठीक है बच्चों, तो फिर बाकी हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। नहीं नहीं, बस बस एक अभी क्लास